जयश्री को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके मम्मी पापा उसके ससुराल आ धमके। लगभग धमकी भरे लहजे में अपने दामाद प्रशांत से बोले, राजन मेरे पास रहेगा। क्यों आपके पास रहेगा? उसका बाप जिंदा है। प्रशांत ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। उसकी परवरिश करना तुम्हारे वश में नहीं। वे बोले, बड़े होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हमारा निजी मामला है। निजी कैसे हो गया? राजन मेरी बेटी का पुत्र है। उसकी उम्र अभी मात्र 6 महीने है। तुम नौकरी करोगे कि बेटा पालोगे? प्रशांत के ससुर रामानंद बोले। आशा दीदी के हाथों वो सुरक्षित है। प्रशांत ने सफाई दी। तो भी ये बच्चा तुम्हें मुझे देना ही होगा। रामानंद देना शब्द पर जोर देकर बोले, रवि तू अंदर जाकर बच्चा ले आ। रवि उनका इकलौता बेटा था। भले ही उम्र के 40वें पायदान पर था, तथापि स्वभाव से उद्दंडता गई नहीं थी। आशा दौड़कर कमरे में गई और राजन को सीने से लगाकर शोर मचाने लगी। प्रशांत ने भरसक प्रतिरोध किया, लेकिन रवि ने उसे झिड़क दिया। रवि की उद्दंडता से नाराज प्रशांत रवि को थप्पड़ मारने ही जा रहा था कि रामानंद बीच में आ गए। तब तक आस पड़ोस की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ के वजह से रामानंद ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उस रोज वे खाली हाथ लौट गए, जिसका उन्हें मलाल था। प्रसंगवश ये बता देना आवश्यक है कि प्रशांत और जयश्री का अतीत क्या था। प्रशांत की जयश्री से शादी हुई 16 साल हो चुके थे। इन सालों में जब जयश्री गर्भवती नहीं हुई तो उन दोनों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। इस तरह जयश्री की गोद भर गई। जब तक जयश्री मां न बन सकी थी, तब तक प्रशांत ने उसे सरकारी नौकरी में जाने की पूरी छूट दे रखी थी। इसी का परिणाम था कि वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। नौकरी मिलते ही जयश्री के माँ बाप, भाई बहन सब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। जयश्री का मायका मोह अब भी नहीं छूटा था। कहने के लिए वो प्रशांत की बीवी थी, पर राय मशवरा वो मायके से ही लेती थी। एक दिन रामानंद जयश्री से बोली, बेटी तुम्हारे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। तुम दोनों सरकारी नौकरी में हो। जयश्री चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वे आगे बोले, तुम्हारी छोटी बहन लता जमीन खरीदना चाहती है। हो सके तो तुम उसकी मदद कर दो। रामानंद व उनकी बीवी दोनों बड़े चापलूस और मक्कार किस्म के थे। उनका बेटा रवि भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता। शादी के बाद भी वे लोग जयश्री पर छाए रहते। जयश्री कभी भी पूर्णतः ससुराल की होकर न रह पाई थी। छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने मम्मी पापा और भाई रवि पर निर्भर रहती। उनकी राय के बिना एक कदम ना बढ़ाती। यहाँ तक कि लता को 2 लाख रुपए उसने चोरी से लोन लेकर दे दिए। ये बात प्रशांत तक को पता नहीं थी। लोन के पैसे वेतन से कटते जयश्री ने अपने सारे गहने मायके में रख छोड़े थे। प्रशांत ने आपत्ति की तो उसने ये कहकर उन्हें शांत कर दिया कि वहाँ लॉकर में सुरक्षित हैं। माँ बाप कहीं बेटी का हक थोड़े ही मारते हैं। इसके पीछे उसे डर अपनी बड़ी ननद आशा को लेकर था। वे अक्सर आती रहती। प्रशांत उनसे कुछ ज़्यादा घुला मिला था। आशा की जयश्री से कभी नहीं पटी। आशा सोचती कि प्रशांत के माँ बाप नहीं रहे, इसलिए उसी ने उसकी शादी का जिम्मा लिया, तो प्रशांत की तरह जयश्री भी उससे दबकर रहे। जयश्री सोचती, आशा प्रशांत की बहन है, वे चाहे उससे जैसे भी पेश आए, मैं क्यों उनके तलवे चाटूं। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में तनातनी रहती। जयश्री को अपने मायके से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जयश्री की इसी कमजोरी का फायदा उसके माँ बाप भाई बहनों ने उठाया। वे कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे रुपए ऐंठते रहते। उस दोपहर अचानक जयश्री की तबीयत बिगड़ी। प्रशांत ने नज़दीक के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया। 2 दिन इलाज चला। तीसरे दिन अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, परंतु उसे बचा नहीं सके। जयश्री की मृत्यु की खबर सुनकर उसके मायके वाले भागे भागे आए। आते ही प्रशांत को कोसने लगे, तुमने मेरी बेटी का ठीक से इलाज नहीं करवाया।
गनीमत थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में मरी। अगर घर में मरती तो निश्चय ही वे कोई ना कोई आरोप लगाकर प्रशांत को जेल भिजवा देते। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वो मेरी पत्नी थी, मैं भला उसके इलाज में कोताही क्यों बरतूंगा? प्रशांत बोला। बरतोगे? व्यंग के भाव उनके चेहरे पर तिर गए। 16 साल के वैवाहिक जीवन में वो एक दिन भी खुश नहीं रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहूँगा? तुम्हें फिट आते थे। क्या तुमने शादी के पहले इसका जिक्र किया था? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? प्रशांत बात टालने की नीयत से बोला। इसलिए कह रहा हूँ, अगर फ़ायदा होता तो नहीं उखाड़ता। दोष तो आपकी बेटी में ही भी था। दोष? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 16 साल इलाज किया, लाखों रुपए खर्च हुए, तब भी वो माँ नहीं बन सकी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके बच्चेदानी में टीबी थी, जो शादी के पहले से थी। अगर समय रहते आप लोगों ने उसकी समुचित चिकित्सा की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। बेकार की बातें मत करो। रामानंद का स्वर किंचित तेज था। जो भी खामी आई वो सब तुम्हारे माहौल का दोष है। मेरे यहाँ तो वो भली चंगी थी। झूठ मत बोलिए। आप 5 बेटियों के पिता हैं। आप भला क्यों इलाज कराएंगे? आप तो चाहेंगे कि वो मरा जाए तो अच्छा है। प्रशांत की बात उन्हें कड़वी लगी, तथापि संयत रहे। जवान को लगाम दीजिए जीजाजी। रवि उखड़ा। सत्य बात हमेशा कड़वी लगती है। तब आपने उस सच को उजागर क्यों नहीं किया? कौन सा सच? आपके फिट आने का? रवि बोला। फिट कोई लाइलाज बीमारी नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे बीमारी से कोई शिकायत नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। बिना मदद के अपने ऑफिस जाता हूँ। अच्छी खासी तनख्वाह पाता हूँ। अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हूँ। और क्या चाहिए एक पुरुष से? मेरी बहन हमेशा आपकी बीमारी को लेकर चिंतित रहती थी। इसी ने उसकी जान ली। रवि बोला। और शादी के 16 साल बाप ना बनने की जो चिंता मुझे हुई, क्या उस चिंता ने मुझे चैन से जीने दिया? आपके पिता ने एक पुत्र के लिए 5 बेटियां जन्मी। मुझे तो सिर्फ एक पुत्री की आस थी। वो भी ये जयश्री की बीमारी के चलते पूरी नहीं हो सकी। हार कर मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ा। प्रशांत भावुक हो गया। जैसे भी हो आप बाप बन गए ना? रवि बोला। इस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? रामानंद का स्वर सुनकर प्रशांत अपनी सोच से बाहर आ गया। सोचना क्या है? बच्चा मेरे पास रहेगा। कुछ सोचकर रामानंद बोले। ठीक है, तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन इस शर्त पर कि बातचीत बीच बीच में मैं इसे देखने आता रहूँगा। फ़ोन से भी इसकी खबर लेता रहूँगा। अगर इसकी परवरिश में लापरवाही हुई तो बच्चा तुम्हें देना पड़ेगा। वे अपनी बात पर थोड़ा जोर देकर बोले। प्रशांत को ये नागवार लगा। उस रोज़ सब चले गए। 13वीं के रोज़ जब आए तो वही बात फिर दोहराई गई। बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे वश में संभालना संभव नहीं। प्रशांत की सास बोली। मम्मी जी, आप बार बार बच्चा लेने की बात क्यों करती हैं? बच्चा मेरा है, मैं उसकी बेहतर परवरिश कर सकता हूँ। किसके भरोसे? अभी तो आशा दीदी हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। आशा दीदी क्या पालेंगी? बांझ को बच्चा पालने का क्या अनुभव? प्रशांत की सास मुंह बनाकर बोली। प्रशांत चाहता तो उन्हें धक्के मारकर निकाल सकता था, पर चुप रहा। अब हर दूसरे दिन कभी रवि तो कभी रामानंद का फ़ोन बच्चे के हालचाल के लिए आता। फ़ोन पर अक्सर वे बच्चे की आड़ में अनाप शनाप बकते। मसलन, कहाँ थी? अब तक कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, बच्चा नहीं संभालना तो हमें दे दीजिए। रवि तीखे स्वर में आशा से कहता। आशा लाख कहती कि उसने फ़ोन उठाने में देरी नहीं की, फिर भी रवि उसे अनाप शनाप बोलता रहता। उसकी हरकतों से आजिज़ आकर प्रशांत ने वकील से सलाह ली। देखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे पर हक नाना नानी का ही बनता है। आपके माँ बाप हैं नहीं? वकील ने कानूनी पक्ष सामने रखा। तो
क्या किया जाए? उसने कहा वकील ने कि अति शीघ्र शादी, तब तक उनसे कोई बैर मोल मत लो, क्योंकि जितनी ज़रूरत से बोल बतिया सकते हैं बतियाइए, वरना क्या, कानूनन वे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी ले सकते हैं, जब तक कि आप शादी नहीं कर लेते। प्रशांत को सारा माजरा अब समझ में आया कि वे लोग क्यों इतने ताव से बातें करते हैं। जयश्री के मरने के 1 महीने के अंदर ही जब उन सब ने बच्चा उठाने की नीयत से उसके घर पर धावा बोला था, तब भी इसी कानून का सुरक्षा कवच उनके पास था। वो तो मोहल्ले वालों के भय से वे अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, वरना उस रोज के 1 हफ्ते बाद सब कुछ शांत था। प्रशांत के लिए जोर शोर से लड़की देखी जाने लगी। विवाह की बात थी, हड़बड़ी दिखाना, वो भी 6 महीने के एक बच्चे की परवरिश के लिए किसी को भी ब्याह कर के ले आना उचित नहीं था। प्रशांत खूब सोच समझकर किसी लड़की से शादी करना चाहता था, ताकि बच्चे को लेकर कोई टकराव की स्थिति ना बने। इधर रामानंद ने जो सोचा था वो ना हो पाने के कारण बेचैन वे थे। वे चाहते थे कि किसी तरह बच्चा उनके पास आ जाए, ताकि प्रशांत को वे उंगलियों पर नचा सकें। उंगलियों पर नचाने का भी उनका अपना मकसद था। जब तक जयश्री जिंदा थी, अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा मायके पर खर्च करती थी। अब एकाएक वो चली गई तो वो स्रोत जो है वो बंद हो गया। लालची किस्म के रामानंद को ये बात सीने पर नश्तर की तरह चुभती। वे बच्चे के बहाने प्रशांत से और भी कुछ ऐंठना चाहते थे, जैसे पीएफ और बीमे के रुपए, जिन्हें वे अपनी बेटी का मानते थे। प्रशांत उनकी बदनीयती से कुछ वाकिफ हो चुका था। जयश्री के मरने के बाद जब प्रशांत उसके ऑफिस बकाया पीएफ और बीमे के लिए गया, तो पता चला कि 2 लाख रुपए का उसका कर्ज है, जो उसके वेतन से कटता है। अब सरकार तो छोड़ेगी नहीं, जो भी फंड जयश्री के नाम होगा उसी से भरपाई करेगी। उसी समय प्रशांत को भान हो गया था कि जयश्री के माँ बाप किस प्रवृत्ति के हैं, उससे क्या चाहते हैं। बच्चे से प्रेम महज बहाना था। जिसे अपनी बेटी से प्रेम नहीं, वो भला अपनी बेटी के पुत्र से स्नेह क्यों रखने लगा। एक रोज रवि सपत्नी आया। पापा ने राजन को देखने के लिए लखनऊ बुलाया है। इतने छोटे बच्चे को कौन ले जाएगा? वे खुद नहीं आ सकते थे? प्रशांत बोला। वे बीमार हैं, रवि का जवाब था। ठीक हो जाए तब आ जाए और आकर देख जाएं। नहीं, उन्होंने अभी देखने की इच्छा जाहिर की है। ये कैसे संभव है? प्रशांत लाचार स्वर में बोला। मैं ले जाऊंगा। रवि का ये कथन प्रशांत को अच्छा नहीं लगा। यह असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं। आप राजन को मुझे दे दीजिए, मैं सकुशल उसे पापा को दिखाकर मिलवाकर आपके पास पहुंचा दूंगा। प्रशांत कुछ देर शांत रहा, फिर एकाएक उबल पड़ा। आप लोग झूठ बोल रहे हो। किसी को राजन से प्रेम नहीं है। साफ साफ बताओ, आप लोग चाहते क्या हैं? रवि के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो धीरे से बोला, दीदी के पीएफ और बीमे के रुपए। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन की कमाई के थे, वो मेरी कुछ नहीं थी। तो ठीक है, राजन को हमें दे दीजिए। प्रशांत की आंखें भर आईं। क्या रुपया पैसा खून के रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है? क्या रिश्ते नाते संस्कार गौड़ हो गए हैं? किसी तरह उसने अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखा। 5 लाख का रुपए बीमे की रकम व 3 लाख रुपए का पीएफ, यही कुछ जमा पूंजी जयश्री की थी। गनीमत थी कि रामानंद ने नवनिर्मित मकान में हिस्सेदारी का सवाल नहीं खड़ा किया। 2 लाख रुपए उसने लोन लिए थे। प्रशांत ने कहा, लोन? रवि चूका। चूकने की कोई जरूरत नहीं।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोन किसके के रुपए किसके के काम आए। प्रशांत के कथन पर वो बगले हाँकने लगा, फिर बोला, गहने वे सब आपके यहाँ हैं, फिर भी कुछ तो होंगे ही। प्रशांत ने जयश्री के कान की टॉप्स, चूड़ी, एक सिकड़ी लाकर दे दी जो जयश्री के बदन पर मरते समय थी। 8 लाख रुपए का चेक काटकर प्रशांत ने अपने बेटे का सौदा कर लिया। उस रोज के बाद रामानंद ने भूले से भी कभी अपने नाती राजन का हाल नहीं लिया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे परिवार की कहानी जो लालचों से भरा पड़ा था। वो चाहते थे कि किसी तरह उन्हें वो पूरा पैसा उन्हें मिल जाए। लड़के का नाम लेकर तो वो बहाना बना रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने ऐसी कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी और देखी भी होंगी और महसूस भी की होंगी। तो यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।